हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 24 ऑफ मई, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से करंट अफेयर में डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका ई-ट्वेल्व की वीडियो नहीं आ रही है, आपकी सी सेट की वीडियो नहीं आ रही है, तो एक एक करके हम सारा देख के डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आ रही, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। एक तो सी सेट की वीडियो आपकी नहीं आ रही है, उसके साथ साथ ई-ट्वेल्व की क्लासेस भी आपकी ऑफ चल रही है अभी, राइट। और केमिस्ट्री आपने कहा था कि सर मिड में हुआ है, एनसीईआरटी का जो वीडियो पैक में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी के आपकी लगभग 6-7 क्लासेस बची हैं और फिजिक्स शुरू से स्टार्ट होगा अभी, ठीक है। तो होपफुली ये मान के चलिए 3 से 4 दिन बाद ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। रीजन क्या था कि मैंने बताया था कि पैर पे दोस्तों टाइल्स गिर गया था, एक्चुअली घर में काम लगा हुआ था, तो वर्कर तोड़ रहा था, वो मैं बगल में जस्ट खड़ा था और मैंने कुछ शू वगैरह या फिर चप्पल वगैरह नहीं पहन रखा था, स्लीपर नहीं पहन रखा था, तो डायरेक्ट मेरे पैर पे गिर गया और 10 स्टेचेस लगे हैं, ठीक है, 10 टाँके लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ कहीं भी। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी खड़ा होता तो पूरा पैर स्वेल हो जा रहा है, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सी सेट एडिटोरियल और आपका जो आपका एनसीईआरटी में केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहे सर क्लास नहीं हो रही है, तो आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि स्टेटस जब तक टाँके कटेंगे नहीं, थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है अभी, ठीक है। तो जस्ट इतना ही आपको मैंने कहना था। हाँ, अब चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखो, इनको बुक्स वगैरह परचेस करनी होगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, आप अमेजोन से आप आराम से आप ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों, जो भी आपको किताबें मंगानी है आप डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिनको पैक्स वगैरह लेना है, तो आप घर बैठे 31 मई तक भी हमने 10% ऑफ रख रखा है उस पूरे पैक पे, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि दोस्तों आप एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। और जिनको सी सेट का लेना है, जिनको कि नहीं सर मुझे मैथ से डर लगता है, थोड़ा रीजनिंग से डर लगता है, या रीडिंग कंप्रेंशन, दोनों में से तीनों में से कोई भी आपके एक वीक हो, तो आप बेसिक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। और इसमें हम बहुत ही अच्छे से चीज़ें करा रहे हैं, तो सारे देखो इसमें हम करें कर क्या रहे हैं, वैसे बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने एक तो आपको मॉडल पेपर दे दिया था 5 सेट का प्रैक्टिस करने के लिए, 5 मॉडल पेपर मैंने आपको दे दिया है। उसके अलावा मैंने आपको देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, जैसे मैंने डाइस पढ़ाया, तो डाइस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पासा बोलते हैं डाइस का, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं यूपीएससी के एग्जाम में, राइट, वो सारा का सारा इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपको ये पता लगेगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं है। लोग जनरली क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट। यूज़ इन द सेंस कि आप प्रीवियस ईयर लगाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो, किस लेवल पे आप हो। तो आपको अपना लेवल चेक करने के लिए दोस्तों आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो हम साथ में सॉल्व भी करा रहे हैं आपको, ठीक। तो सारे पैक में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये हमारी वीडियो पैक है, इंडिविजुअली आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कॉम्बो में आप ज्वाइन करना चाहते हो आप कॉम्बो में भी ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है दोस्तों, इसी नंबर पे हमारा 8840385335 पे हमारा फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम है, यूपीआई है, ठीक है। डायरेक्टली आप उस पर पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं नहीं तो आप अकाउंट में भी डायरेक्टली पे कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, या इसको फोटो बोलते हो, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज देना है फॉर स्टेशन। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, तीनों जगह में से कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो करंट अफेयर की अगर बात करें, देखो कोविड-19 की हालत तो इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब दिन प्रतिदिन 5,000 6,000 डेली केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर कंट्रीली बात करें, अगर आज 24 मई को हम बात करें, 24 मई की मॉर्निंग की बात अगर बात करें हम, तो 1,28,500 से ऊपर हमारे पास केसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये केसेस तो अभी बढ़ते ही रहेंगे, और हमें एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि देखो एक जैसे कि आज हम आज तक ये कहते थे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे ये अपने आप पे, जैसे पहले प्लेग बोलते थे, हैजा बोलते थे, जो फैलते थे आज के करीब 30 साल 40 साल पहले, सेम ऐसी बीमारी आप मान लो। और आपको खुद से अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, कहीं भी निकले तो मास्क और ग्लव्स पहन के निकले, ठीक है। कोशिश करें आवश्यक ना हो तो ट्रेवल भी नहीं करें, और अगर आप लोग दिल्ली रह के पढ़ाई करते हो तो भी घर पे ही रहे। मैं आपसे एक क्वेश्चन, 1-2 महीने तो आप घर पे ही रह के पढ़ाई करिए, ठीक है। एग्जाम अगर आपने सेंटर दिल्ली रख रखा हो तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले 4 दिन पहले ही जाइए, उससे पहले ना जाइए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कि सर होम क्वारंटाइन का सिस्टम क्या है। देखिए, कुछ राज्यों ने क्या किया है कि अगर आप उस राज्य में जाते हो तो आपको क्वारंटाइन होने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा है कि अगर आप जाओगे तो 14 डेज तक आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जैसे अगर यूपी में कोई आता है बाहर से तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन यूपी से कोई दिल्ली जाता है तो दिल्ली में आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर फ्लाइट से आप ट्रेवल करते हो तो फ्लाइट से कोई क्वारंटाइन का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा सा अभी उलझा हुआ सिस्टम है, तो मैं इसीलिए कहूँगा कि आप एटलीस्ट 15-20 दिन या 1 महीने तो कहीं ट्रेवल ना कर, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो डब्ल्यूएचओ दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने इसको कोविड-19 नाम दिया था। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 194 इसमें सदस्य देश है, ठीक है। उसके अलावा एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है। 7 अप्रैल 1948 को इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाते हैं। डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स दोस्तों डब्ल्यूएचओ निकालता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इसको याद जरूर रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, तो वुहान सिटी है, ठीक है। ये रेड कलर में हमने सर्कल में यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, वुहान सिटी है। और किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा यांगसी रिवर है, ठीक है। ये यांगजी, कहीं कहीं यांगजी बोलते हैं, कहीं कहीं यांगसी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे यांगसी लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको यांगजी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये रिवर का नाम एक ही है, दोनों सेम ही है, तो इतना याद रखिएगा। वुहान कहाँ बसा हुआ है, यांगसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो ठीक है, ये याद रखेंगे आप। सालवन कछुआ, बेसिकली क्या है कि जितने इंडिया के अंदर मतलब अपने भारत के अंदर दोस्तों, इनके लिए हमने जो हैबिटेट डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उस हैबिटेट के बाहर इनकी 90% जातियां रहती हैं। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो इन साल फॉरेस्ट कछुए के लिए मैंने ये एरिया डिसाइड किया कि ये इनके लिए संरक्षित रहेगा, ये एरिया इनके लिए संरक्षित है। बट मैंने क्या पाया कि इनके 90% आबादी कहाँ है, इस एरिया के बाहर घूम रही है। इस एरिया में कितने हैं, बस 10% है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ इसमें कही जाती है कि 90% से अधिक क्या है, वितरण इनका वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र से क्या है, बाहर है। बेसिकली ये है मतलब, ठीक है। जो इनके लिए कंजर्व किया था एरिया, उससे बाहर रहते हैं। ये कछुए ऐसे दिखते हैं, सालवन कछुए दोस्तों ऐसे दिखते हैं आप, ठीक है। अब इनको देखो, येलो टॉर्टोइज के नाम से भी जानते हो तो याद रखिएगा, इलोंगेटेड टॉर्टोइज के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों नाम याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के नाम पे एक चीज़ याद आई, मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। आज तो मैंने ऐड नहीं किया, मैं कल से ऐड करूंगा। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, लास्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐड करते थे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐड करेंगे और सेम डे ही सोल्यूशन देख लेंगे। इससे क्या है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम डे ही उसको ऐड करेंगे, सेम डे ही उसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो आज तो नहीं, जो नेक्स्ट अभी कल आएगा वीडियो, उसमें क्या करेंगे, हम डेली 2 क्वेश्चन ऐड करना चालू कर देंगे अब से। तो आपके लिए डेली 2 क्वेश्चन भी अब आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो पाती है, तो हम प्रैक्टिस करंट अफेयर से ही प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, येलो टर्टाइज के बारे में क्या पूछेगा यूपीएससी में, बता रहा हूँ। यह केवल भारत में पाए जाते हैं, यह केवल एशिया में पाए जाते हैं, या बाकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लीजिए। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई, मतलब एशिया का मतलब ये नहीं कि भारत में ही बस पाए जाते हैं, मतलब जैसे आपका म्यांमार हो गया, ये बाकी इलाकों में भी पाए जाते हैं, राइट। उसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ विशेष हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पूर्व में, जहाँ झूम वगैरह की खेती होती है। झूम की खेती क्या होती है, जैसे कि आपने जंगल जलाया, वहाँ पे खेती की, फिर उसके बाद अनउपजाऊ भूमि होगी तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जंगल जलाते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। ये इसको बोलते हैं झूम की खेती। तो इन इलाकों में दोस्तों क्या होते हैं, ये कछुए ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझिए। इसका शिकार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका शिकार दोस्तों भोजन में भी होता है, और इसके साथ साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इसका व्यापार भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं, देखो इसकी एक तो रीजन ये है कि इसका मुखौटा बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, सजावटी मुखौटे के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा एक, जिसको कामोत्तेजक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब सेंसेशनल चीजों के लिए, मतलब सेंसेशन बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो इसका यूज किया जाता है इनके इनके स्कल्स का, इनका जितने भी इनके पार्ट होते हैं सबका लगभग उपयोग करते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा इनकी पोचिंग ज़्यादा होती है, इनका शिकार ज़्यादा होता है, ठीक है। आईयूसीएन की अगर रेड लिस्ट की बात करें, तो इसके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखता है आईयूसीएन, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके अंतर्गत दोस्तों इसको सूची 4 में रखा गया। तो बेसिकली टर्म्स याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उत्तराखंड की चर्चा हो रही थी, तो उत्तराखंड की थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उत्तराखंड की चर्चा कैसे आई, अब ये तो हमने बोला ही नहीं। देखो देहरादून यहाँ पे नाम था, मैंने ये बोला नहीं आपको, ठीक है। तो ये देहरादून स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो देहरादून की चर्चा, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसकी अब चर्चा हो रही, तो उत्तराखंड की थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें दोस्तों, देखो उत्तराखंड वैसे भी आजकल चर्चा में रह रहा है, ठीक है। नेपाल के काला पानी के डिस्प्यूट को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जब कल हो सकता है डिस्कस करेंगे तो कल करेंगे। तो उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी कैपिटल है, और बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है दोस्तों इसका 2 देशों के साथ, एक तो नेपाल के साथ, दूसरा चाइना के साथ, ठीक है। पड़ोसी अगर राज्यों की बात करोगे तो आप देखोगे इधर हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पे देखो लेक्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इनके लेक्स के लास्ट में ना ताल होता है, ठीक है। चंद्रताल जो है एक हिमाचल प्रदेश में एक और है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ताल लगे आते हैं लगभग सारे के सारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो देवरिया ताल, ठीक है, रूपकुंड ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नरचिन्ना ताल, लोडी ताल, माला ताल, ये सारे ताल कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में, यूके में नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। वो स्टेटहुड का दर्जा की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को मिला था। ये यूपी से अलग हुआ था दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 2000 में यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना था उत्तराखंड। कैपिटल इसका देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड में जो आपके टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं वो सारे देखने वाले हैं हम लोग। तो कार्बन टाइगर रिजर्व, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा मेनली नो फॉर एलिफेंट टाइगर्स के लिए पाया जाता है, स्नो लेपर्ड के लिए पाया जाता है, ये लोग लियो लेपर्ड के लिए मतलब फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में बना था दोस्तों, पहला ही अपना नेशनल पार्क भी था, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको पहले जानते थे, तो याद रखिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ 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 पे आपके उत्तराखंड में, ठीक है। छोलिया डांस इसका फेमस है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। तो बेसिकली याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ठीक है, ब्लैक बैक डियर के लिए भी, ठीक। समर्थ की बात करें, देखो समर्थ दोस्तों हमने बेसिकली किस लिए बनाया है? ई गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि देखो किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसमें होता क्या है कि टीचर्स कैसे हैं ये भी हमें नहीं पता चलता, प्लस बच्चों की ज़रूरतें क्या है ये भी हमें नहीं पता चलता, वहाँ पे संसाधनों की कितनी कमी है वो भी नहीं पता चलता हमें, ठीक है। कर्मचारी कितने होने चाहिए, कितने हैं, इनकी भी गुणवत्ता के पता नहीं चलता या आवश्यकता के पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है, एक वेबसाइट बनाई, एक पोर्टल बनाया जिसको हम बोलते हैं सामर्थ, ठीक है। तो बेसिकली इसको ईआरपी ने डिजाइन किया था। तो इसका उपयोग क्या कर रहे हैं हम? तो सामर्थ्य का उपयोग दोस्तों हम ये कर रहे हैं कि हम इससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ की कमी है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में मान लेते हैं, आईआईटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इवन हम जब आईआईटी में थे तो वहाँ भी मैंने देखा कि डायरेक्टर को जो मन में आता है, ठीक है, कि ये करना चाहिए तो अपने मन से वो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के लिए कन्वीनियंट नहीं है, टीचर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है, कर्मचारियों के लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो आप इकलौते आप डिसीजन लेके ये चीज़ें तो आप गड़बड़ कर रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली विश्व बैंक की एक संस्था है, मतलब एक पार्ट है जिसको विश्व बैंक समर्थित करता है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें इसने भाग लिया था, इसमें बेसिकली, ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में भाग लिया था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, समर्थ का उद्देश्य क्या है? समर्थ के उद्देश्य की बात करें तो संस्थान की प्रक्रियाओं को क्या करना है? स्वचालित करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैनेज करना है, मतलब जो चीज़ें चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ही बेसिकली इसका काम होता है, ठीक है। विकसित किसने किया है? तो बेसिकली याद रखिएगा, एमएचआरडी का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं एनएमईआईसीटी, ठीक है। इसके तहत ये गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को समर्थ को विकसित किया गया। तो बेसिकली चीज़ें याद रखिएगा, इसका पर्पज याद रखिएगा, जो शिक्षक है, ठीक है, छात्र है, कर्मचारी है, उनकी आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना है। कहाँ चीज़ें कमी रह गई है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीज़ें इसमें देखता है। प्रबंधन से लेके आपको जितने नियोजन से लेके छात्रों के प्रबंधन से खेल खेल की सुविधाएं, ठीक है, बिल से लेके। अब होता है क्या है, जैसे देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि पेंसिल मंगाते हैं 10 रुपए की एक, ठीक है, और हम बिल बनाकर ले आते हैं 15 रुपए की। तो इसमें क्या है, 5 रुपए का घपला ही तो हुआ, 5 रुपए की चोरी तो हुई। तो ये चीज़ें ना हो, बेसिकली ये भी सारा इसमें पर्पज है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सचेत, सचेत दोस्तों एक पेट्रोलिंग जहाज है, एक पेट्रोलिंग शिप है, बेसिकली याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो देखो सचेत के बारे में अगर हम बात करें तो सचेत एक पहला एक गश्त वाला जहाज, पेट्रोलिंग जहाज है, जिसके अगर इसमें बात करें तो सचेत के मतलब ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स की श्रृंखला की बात करें तो इसमें 5 बनाने हैं, जिसमें से पहला हमने क्या नाम रखा है इसका? सचेत। तो पहला जो हमने बनाया इसका नाम सचेत रखा है। तो बेसिकली याद रखिए किसने बनाया इसको? गोवा सीपीआर लिमिटेड ने बनाया है। तो किसने बनाया? तो गोवा सीपीआर लिमिटेड ने बनाया, ये याद रखिएगा। इसमें क्या है? अत्याधुनिक नौवहन प्रणाली संचार, मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कम्युनिकेशन के लिए, वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। देखो इसके फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये फीचर्स वगैरह यूपीएससी इतना नहीं पूछता, कितने टन का है, ठीक है, कितनी किलोवाट के डीजल इंजन लगे हैं, ये बेसिकली नहीं पूछ सकता है, ठीक है, इतना पूछता नहीं है यूपीएससी। तो इसमें हाँ ये स्पीड पूछा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि सहन शक्ति पूछ सकता है कि 6000 नॉटिकल मील तक के चल सकता है, ठीक है। बेसिकली देखो इसमें अगर बात करें तो आपसे क्या, जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, क्या पूछा जा सकता है, इसकी बात कर सकते हैं। जैसे इसमें हेलीकॉप्टर माउंट किया जा सकता है, माउंट मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे लैंड कराया जा सकता है हेलीकॉप्टर को, ठीक है। नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। उसके अलावा
किसी क्षेत्र में अगर तेल का रिसाव हो जाता है, जो टैंक से तेल भर के आते हैं, ठीक है, शिप के थ्रू, अगर कहीं लीकेज हो जाती है तो उसको प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें सीमित प्रदूषण रोधी यंत्र भी लगे हुए हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। इसके साथ दो इंटरसेप्टर नौकाएं भी हमने बनाई थी, C40 और C51, ठीक है, 450, 450 से 51, सॉरी 451, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो गोवा सीपीआई लिमिटेड ने बनाया था। देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो किसने बनाया था, गोवा सीपीआई लिमिटेड ने। जैसे ही नाम आ गया गोवा का, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि गोवा के बारे में सारी डिटेल्स हमने पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है। देखो यूपीएससी हो सकता है इसके बारे में पूछ ले, हो सकता है गोवा सीपीआई लिमिटेड किसने बनाया इसके बारे में पूछ ले। इसका पर्पस क्या है, ऑफशोर पेट्रोलिंग, मतलब गश्ती वाले जहाज समुद्र में से, ये अपना भारत का, ये अगर साउथ का मैप बनाओगे आप, ऐसे आता है, राइट। तो हमें अपने बॉर्डर की भी तो रक्षा करनी होती है, तो ये क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, पेट्रोलिंग का बेसिकली मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना, ट्रेवल करना, मतलब अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घूमते रहना, ठीक है। पुलिस पेट्रोलिंग सुनी होगी। पुलिस पेट्रोलिंग में क्या होता है, पुलिस एक जगह से दूसरी जगह गश्त लगाती रहती है, घूमते रहते हैं पुलिस वाले, राइट। तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। बेसिकली चीज याद रखिएगा जो आपकी एग्जाम पढ़ने से पड़ जाता है। अब गोवा की चर्चा हो रही है तो गोवा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। गोवा में देखो दो ही डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली दोस्तों, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। पंजिम इसकी कैपिटल है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। बॉर्डर देखो बड़ा भयंकर लगता है, महाराष्ट्र से भी लगता है, कर्नाटका से भी लगता है, ठीक। और इधर अरेबियन सागर से लगता है। तो इतनी चीजें तो जस्ट आपको पता होना चाहिए। गोवा का नाम तो सबने लगभग सुना ही होता है, ठीक। गोवा में अगर पार्कों की बात करें, नेशनल पार्कों की बात करें, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, भगवान महावीर अभ्यारण्य है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिए जो आपकी एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ये यूटी था, बाद में इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। स्टेटहुड का दर्जा इसको 230 मई 1987 को मिला था। और कैपिटल की बात करें तो पंजिम इसकी कैपिटल है। ढालो, दिल्वी, नाच, दोले, गौफ, मांडो इसकी क्या है, फेमस डांसेस है, ठीक। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, तो दिबांग रिवर पे दोस्तों ये बन रहा है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना या दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या है कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, तो उसने क्या किया दोस्तों, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने दोस्तों एक बार फिर से जो दिबांग परियोजना थी उसको टाल दिया। बेसिकली क्या था कि इसकी शुरुआत तो देखो 31 जनवरी 2008 को ही हो गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 6 साल जितना टारगेट था उसे 6 साल और लेट हो चुके हैं हम। अब इसमें और भी लेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो दिबांग परियोजना कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, एक तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब वन सलाहकार समिति क्यों मना कर दी, बेसिकली क्या है कि दोस्तों इसमें 1165 हेक्टेयर जंगल हटाना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। अब डैम कैसे, सपोज के ये नदी बन जा रही है, ठीक है। अगर हम डैम बनाते हैं तो दो पर्पज हो जाता है डैम का। डैम में देखो अगर हम यहाँ पे डैम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, सपोज के नदी जा रही थी तो इसका पानी धीरे धीरे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। जब रोकेंगे पानी तो पूरा ये पानी यहाँ तक पूरा फैल जाता है, ठीक है। ये पूरे इलाके में पूरा ये पानी फैल जाता है और ये पानी पूरा डूब जाता है इस इलाके में, राइट। तो इस जंगल को, यहाँ पे जो लोग बसे हैं, यहाँ पे सब कुछ हमें हटाना पड़ता है। ये पूरे इलाके में धीरे धीरे पानी बढ़ के इतना हो जाता है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डैम तो और ऊंचा बन रहा है, कितना बन रहा है, 278 मीटर। मतलब अगर ये डैम बनता है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये याद रखिएगा, प्लस सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी हो जाएगी। तो देखो डैम डैम से हमें दो फायदे हो जाते हैं, जो भी हम डैम बनाते हैं दोस्तों, तो उससे दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, बिजली, ठीक है, हमें क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। दूसरा क्या है कि अगर बाढ़ आते रहते हैं, फ्लड आते रहते हैं उस इलाके में, तो उसको फ्लड को रोकने का, कंट्रोल करने का काम कर लेते हैं। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो कहीं ना कहीं इसका भी हम हेल्प, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बाढ़ को संतुलित करने का भी एक पर्पज हो जाता है। तो ये सारी इसमें गुत्थी मतलब उलझी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहली बात, दिबांग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कितने वर्षों से लटका हुआ है, 6 वर्ष जितना टाइम लाइन था, 6 वर्ष पहले 2014 में इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 आ गया है। 1165 हेक्टेयर, मतलब 1165 हेक्टेयर जंगल काटने की आवश्यकता है, ठीक है, फॉरेस्ट इसमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो आपका फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने परमिशन नहीं दी है। अब इसका पर्पस बेसिकली क्या था कि बाढ़ को हम क्या कर सकते, फ्लड जो आते हैं उसको कंट्रोल करने का बेसिकली पर्पस था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जल विद्युत परियोजना, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हम इसमें स्टैब्लिश कर लेंगे। और ये सबसे ऊंचा होगा, हाइट वाइज कहे तो सबसे ऊंचा होगा, 278 से आपका मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बनता है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। और किस नदी पे है ये, तो दिबांग नदी पे, तो ये याद रखिएगा, नाम में ये दिबांग है, ठीक है।
नाम में दिबांग है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की चर्चा हो रही, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी दोस्तों हो सकता है जो चीज़ें चर्चा में ना है उसके इतर पूछ ले। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों 2 इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, 2 क्या 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। पहला लगता है आपका इसके साथ भूटान के साथ, दूसरा चाइना के साथ, तीसरा म्यांमार के साथ। और राज्यों की बात करें तो एक आसाम से बॉर्डर लगता है और नागालैंड से बॉर्डर लगता है। ठीक है, कैपिटल क्या है? ईटानगर। पूर्वोत्तर राज्य है जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? 7 बहनें कहते हैं प्लस सिक्किम। सेवन सिस्टर प्लस वन के नाम से हम इसको बेसिकली जानते हैं दोस्तों। 7 बहनों के नाम से जानते हो, तो एक बहन कौन हो गई? अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली याद रखिएगा। अब इसके बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, की सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसको नामदफा या नमदफा बोलते हैं नेशनल पार्क है। बोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कामलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली कहाँ पे? सारे अरुणाचल प्रदेश में। स्टेटूट का दर्जा की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा मिला था। कैपिटल क्या है? ईटानगर है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, दिहांग दिबांग एक बायोस्फीयर रिजर्व है ईस्टर्न हिमालय के लिए, जो मस्क डियर के लिए फेमस है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ठीक, देखो आप ऐसी चीज़ें दोस्तों अगर आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें आराम से ग्रैब भी होंगी, और यूपीएससी का जो एक लेवल होना चाहिए पढ़ने का, उस लेवल तक आप रीच कर पाओगे। देखो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता, तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो घटनाएं हो रही है उसके आसपास की घटनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की चर्चा हो रही तो पूरा अरुणाचल प्रदेश ही क्यों ना हम पढ़ लें, राइट? तो ये तरीका हमारा पढ़ने का है। और कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन डेली ऐड किया करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको ये रहेगा कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और जिससे कि आपको पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनको एनसीईआरटी का पैक लेना है आप एनसीईआरटी का पैक ज्वाइन कर लीजिए, सीसेट का पैक ज्वाइन करना सीसेट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या फिर ये मतलब ये सारे कोर्सेज है, इसमें से कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। हमने कॉम्बो पैक भी बना रखा है, इस कॉम्बो पैक में भी आप चाहो तो इन्वॉल्व कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है दोस्तों, इसी नंबर पे आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट में जाके अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद भुगतान रसीद, अपना नाम, मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, या टेलीग्राम कर देना है, या फिर हमें ईमेल कर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने ही रखते हैं। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।